नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश की कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। किसान भाइयों राम राम। आज हमारी चर्चा का विषय है पशुपालन में हरे चारे का प्रबंधन। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी व्यवसाय के लिए हरा चारा प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाइयों के पास पूरे साल भर हरे चारे की उपलब्धता नहीं रहती है। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे अज़ोला, जो एक हरे चारे का बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिसे सभी किसान भाई पूरे साल भर अपने घर पे उगाकर अपने पशुओं को उपलब्ध करवा सकते हैं। अज़ोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही आकर्षक उपहार जो इन समस्याओं से घिरे किसानों के लिए आशा की एक किरण है, जो उपरोक्त समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। कम लागत में अज़ोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अज़ोला का उत्पादन कर सकते हैं। अज़ोला एक शैवाल है जो मुख्यतः पानी में उगता है। इसको किसान भाई अपने घर पर किस तरह से उगा सकते हैं, इसके लिए चाहें तो किसान भाई पक्की खेल तैयार कर सकते हैं, जिसका जो आकार है वो 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहराई होना चाहिए। और उसके बाद में इसके ऊपर एक हरे रंग का कपड़ा आता है जिसको ग्रीन नेट कहते हैं, उससे इस पे छाया कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट सूरज की किरणें इस पर ना पड़ें, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके, अच्छी बढ़वार हो सके। इसको उगाने के लिए उस खेल में सर्वप्रथम 25 से 30 किलो खेत की मिट्टी डालनी पड़ती है, 5 से 7 किलो पशुओं का सड़ा हुआ गोबर डालना पड़ता है, 2 से 3 किलो पशुओं का कच्चा गोबर डालना होता है। उसके बाद में उस खेल में पूरी तरह से पानी भर देते हैं और 24 से 48 घंटे के बाद उस खेल में 1 किलो अज़ोला का बीज डाल देते हैं। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अज़ोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अज़ोला पिनेटा, अज़ोला कैरोलिना एवं अज़ोला माइक्रोफिला। उसके बाद में जब आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद ये अज़ोला पानी की सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है और उसके बाद प्रतिदिन इस आकार के खड्डे से या खेल से किसान भाई 1.5 से 2 किलो अज़ोला डेली निकाल सकते हैं। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अज़ोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। प्रत्येक पशु को अगर 500 ग्राम अज़ोला पर डे खिलाते हैं तो ये पशुओं के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता है इसकी तो 1 से 1.5 किलो प्रति पशु प्रतिदिन इसको दिया जा सकता है। इसमें जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं पशुओं के लिए, जो भी विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं या अन्य इसमें प्रोटीन्स हैं, वो सारी चीज़ें पशुओं को आसानी से और काफ़ी सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं। इससे किसानों के लिए जो हरे चारे की लागत आती है उत्पादन करने की, वो भी काफ़ी कम होती है और इस तरह से किसान भाई पूरे साल भर इससे अपने पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं और हरे चारे की कमी की वजह से जो समस्याएं पशुओं में आती हैं उनसे अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बैकयार्ड मुर्गी पालन यानी घर में ही छोटे स्तर पर मुर्गियों का पालन शुरुआत से ही होता आ रहा है, जिससे पहले केवल थोड़ी बहुत ही आमदनी किसानों को मिलती थी, लेकिन अब यह व्यवसाय अच्छी आमदनी कमाने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। इसके लिए किसानों को अब उन्नत नस्लों की मुर्गियों का पालन करना होगा। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मुर्गी घर घर में पाई जाती है और ये आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है। वो जो देसी मुर्गी है उसी को रखें। देसी मुर्गी में बहुत से अच्छे गुण भी हैं। ये समझिए कि एक हैचरी मशीन का काम करती है
अब जो हम लोग ये बैकयार्ड पोल्ट्री लाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी होती है कि कहाँ से चूजा खरीदेंगे, कहाँ से ये करेंगे। दूसरी बात है कि देसी मुर्गियाँ, इसमें इम्यूनिटी बहुत काफ़ी होती है, इसमें मरने का संख्या बहुत कम है। वो उसे कुत्ते उत्ते पकड़ लेते हैं उस मुर्गी को, ये भाग जाते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं और इसका कीमत बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका कीमत माने कि एक करीब 6 महीना 7 महीना पाल करके 300 रुपये में आसानी से मिल जाती है और उसका डिमांड बहुत काफ़ी है। बहुत से लेने वाले गांव में जा करके लेने वाले, क्योंकि देसी मुर्गियाँ मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से बेरोजगार युवक और ज्योतियाँ भी हैं जो कि चाहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर करें, आमदनी से ज़्यादा प्राप्त करें। इनका आवास जमीन से थोड़ा ऊपर और छायादार जगह पर होना चाहिए एवं स्वच्छ हवा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होने से मुर्गियों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये तो हम बताएं आपको, जो कि घूम फिर के रह जाएगा, तो उनको आवास के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक मुर्गी पर 1 से 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से जितना उनको मुर्गी रखना है, जगह देना है। घर जो बनावे थोड़ा ऊंची जगह पर बनावे, उसको प्लास्टर कर दे और उस पर जो डीप लिटर होता है उसमें डीप लिटर डाल दें और देसी मुर्गी ही रखें। तो थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। यदि चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा आमदनी करना है तो उसका संख्या बढ़ाते जाएं और आसानी से मुर्गियाँ घूम कर आ जाती है अपना। तो एक तो टीकाकरण कर दें, फिर एक कृमिनाशक का दवा दे दें और तीसरा कि खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये खान पान पर ध्यान देंगे तो जो बढ़ोतरी होगा, जो हमको 8 महीना में उसका वजन मिलने वाला है, वो वजन हमको 6 महीना में मिल जाएगा। तो जल्दी उनका निकलते रहेगा और उसके लिए हमको बाजार से कोई चीज़ खरीद के देना नहीं है। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट, कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। और ये बाकी जो देसी मुर्गी है उसको खिलाने पिलाने की बहुत जरूरत नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े और बाहर घर का जो जूठा सामग्री है उसे खा के रह जाते हैं। अजोला जो क्या आसानी से पैदा कर सकते हैं, अजोला पैदा उसको खिलाने से, और बहुत चाव से मुर्गियाँ खाती है, तो उससे मैंने उसको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। बच्चे अंडा भी ज़्यादा देगी, अंडे बड़े बड़े होंगे और मुर्गियाँ सब स्वस्थ रहती है। एक मुर्गी से ये 4 बार इसका क्लच होता है। एक बार में 12 से 15 अंडे देती हैं मुर्गियाँ। और उसमें हमारे किसान भाई को जो मुर्गी है उस पर करीब उसके साइज के अनुसार से 10 से 12 अंडे जो है उसको रख दे, माने बच्चा निकालने के लिए। अब बाकी जो एक्स्ट्रा अंडे है उसको अपने घर में इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। टीकाकरण करते रहें और खाने का व्यवस्था करते रहें, और बाकी तो हमारे किसान भाई सब जान रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ कर करके वो इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय खरीफ फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदते हैं, लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इन कृषि आदानों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आज आपके सामने खाद, बीज, कीटनाशक खरीदते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इस बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जब हम अपने फसल में कोई भी फसल बोना चाह रहे हैं तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि हमें आगामी समय में किस फसल की बुआई करनी है और कौन सी किस्म की बुआई करनी है, ये पहले निर्धारित कर लें। तो हम जब भी बीज खरीदने जाएँ तो ऐसी जगह से खरीदें जिस दुकानदार के पास लाइसेंस हो। ऐसी जगह से ना खरीदें कि जिसके पास दुकानदार के पास लाइसेंस ना हो। तो जब बीज खरीदने जाएँ तो ऐसे दुकान के पास जाएँ लाइसेंस वाले, और जब बीज खरीदें तो जो बीज खरीदने हमें सर्टिफाइड बीज का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं।
उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। और बीज खरीदने के बाद उस पर देख लें कि उसमें लॉट नंबर, उस पर कब तक की वैधता है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज क्या क्या लिखा है, पूरा देखकर ही आप उस बीज को खरीदें। और उस पर उसके एक्सपायरी डेट कब है वो भी देखकर आप बीज खरीदें। बीज खरीदने से पहले एक और ध्यान दें कि जो अपन बैग ले रहे हैं वो देखें कि उसकी सिलाई डबल सिलाई तो नहीं लगाई है, या सिलाई टूटी हुई तो नहीं है, कहीं से बैग कटा फटा तो नहीं है, ये ध्यान रखकर ही बीज खरीदें। और जब बीज खरीदें तो उसके बाद अपना जो भी दुकानदार है उससे पक्का बिल लें। पक्के बिल लेने से ये फ़ायदा होता है कि हम कभी बीज में कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको कंज्यूमर फोरम या कहीं अपने जो भी कृषि अधिकारी हैं उनको बता सकते हैं कि हमने इस दुकानदार से ये बीज खरीदा था, इस कंपनी का खरीदा था, तो हमें उसका मुआवजा भी मिलता है। अगर हम ऐसे ही खुला हुआ बीज और जिसमें बिल नहीं लेंगे तो हमें उसका मुआवजा नहीं मिलता है। और जब हम बीज लेके आए घर में तो उसके 100 दाने उगाकर देख लें कि जो उस पर बैग पे लिखा है अंकुरण प्रतिशत इतना है, तो उतना अंकुरण प्रतिशत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी सावधानी रखकर हम बीज का उपयोग कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में बहुत कंपनियों के बहुत तरह के कीटनाशक उपलब्ध हो रहे हैं। तो किसान भाई जब भी कीटनाशक खरीदने जाएं, इस पर कीटनाशक पे 4 तरह के लेबल लगे होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो। तो उसके इस तरह से रहता है कि कौन सा कीटनाशक कितना हार्मफुल है, तो वही देख के आप कीटनाशक खरीदें जो कम से कम स्टार्टिंग में जो कम से कम हार्मफुल हो वो वाला कीटनाशक खरीदें। स्टार्टिंग में आप जो रेड इस पर कीटनाशक पर रेड निशान लगा रहता है वो कीटनाशक ना खरीदें, क्योंकि वो अधिक हार्मफुल होता है। और पहले ही हम अधिक कंसंट्रेशन का अगर कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे तो बाद में अगर फिर से कीट का प्रकोप होगा तो वो उस पर असर कम दिखाएगा। और जब आप कीटनाशक खरीदें तो उस पर देख लें कि उस पर लेबल पर बैच संख्या, पंजीकरण संख्या, मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी तिथि लिखी हो। इस तरह का देखकर ही आप कीटनाशक खरीदें। और ये भी देख लें कि जो अपन कीटनाशक खरीद रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कीटनाशक में कहीं से लीकेज हो रहा है, सील टूटी हुई है। ये देखकर आप पहले से सुनिश्चित कर लें कि इस तरह की कोई उसमें सील टूटी और नहीं है, तो तभी आप खरीदें। उर्वरक भी खरीदने जाएँ तो जिसके पास लाइसेंस हो ऐसी ही दुकान से आप उर्वरक खरीदें। कहीं से भी खुला हुआ उर्वरक ना लें, क्योंकि खुला हुआ उर्वरक के हम नहीं जानते कि उसमें किस तरह की मिलावट की गई है। तो जब भी किसान भाई उर्वरक खरीदने जाएं तो एक तो अच्छी कंपनी का सील पैक हुआ उर्वरक ही खरीदें। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रख के अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं और अच्छा क्वालिटी वाला सामान खरीदकर अधिक उपज भी ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।